हेलो फ्रेंड्स। आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं, जो है टर्म इंश्योरेंस। क्या वो ज़रूरी होता है और कितना लेना चाहिए हमें टर्म इंश्योरेंस? हम किस बेसिस पे हम ये चीज़ टर्म इंश्योरेंस को कैलकुलेट करते हैं? अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो टर्म इंश्योरेंस का मतलब होता है जो आपके फैमिली मेम्बर जो अर्न करते हैं, जिसके बेसिस पे आपका घर चलता है, अगर उनके अनटाइमली डिमाइस हो जाए तो आपका घर कैसे चलेगा? तो ये बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। सबसे पहली बात कि अगर आप अपने 20s में हैं या मैरिड हैं, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको टर्म इंश्योरेंस कितना लेना चाहिए। हम कंसिडर करेंगे एन एग्जांपल कि राम, जो कि 35 साल का है, उसके पेरेंट्स उसके साथ में रहते हैं और उसकी एक बेटा या बेटी है जो कि 5 साल की है। तो सबसे पहला चीज़ वो हम देखते हैं इसमें, वो होता है कि आपके जो डिपेंडेंट्स हैं उसका मंथली एक्सपेंस कितना बनता है। तो मंथली एक्सपेंस हम कंसिडर करते हैं 50,000 रुपये महीने का। तो उस 50,000 महीने का तो साल का हो जाता है आपका करीब करीब 6 लाख रुपए। और हम हमेशा ये जो मंथली एक्सपेंस होता है उसको 15 to 20 टाइम्स कंसिडर करते हैं, ताकि हम वो पूरा का पूरा पीरियड हम कवर कर पाएँ। कंसिडरिंग कि राम 35 एज का है तो हम 20 साल कंसिडर करेंगे। तो 6 लाख और 20 साल वो हो जाता है आपका 1.2 करोड़। तो 1.2 करोड़ सिर्फ डिपेंडेंट के मंथली एक्सपेंसेस को मीट करने के लिए है। दूसरा इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि आपके लाइबिलिटीज़ क्या हैं। लाइबिलिटीज़ एज इन आपको आपने कुछ कर्जा लिया हुआ है, आपने कोई लोन लिया हुआ है। तो हम कंसिडर करते हैं कि राम ने होम लोन लिया हुआ है और वो होम लोन है 50 लाख का। तो सीधा सीधा ये 50 लाख हम ऐड कर देंगे हमारे कॉर्पस को जो हमको चाहिए। तो 1.2 करोड़ का था प्लस 50 लाख, तो हो जाता है 1.7 करोड़ का आपको टर्म इंश्योरेंस चाहिए। थर्ड पॉइंट, इम्पॉर्टेंट माइलस्टोन्स जो आपकी फैमिली में आएंगे, जैसे कि आपके बेटे का एजुकेशन, उसका हेल्थ केयर, और विथ राइजिंग जो हर 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 साल बर साल इन्फ्लेशन की वजह से जो महंगाई बढ़ रही है उसको कंसिडर करते हुए हम सपोज़ राम ने 5,000 का SIP खोला हुआ था, तो 15 साल के लिए। तो वो करीब करीब हो जाता है 60,000 साल का, एंड 15 साल का हो जाता है 9 लाख रुपए। तो ये 9 लाख के 9 लाख हम ऐड कर देंगे अपने पूरे के पूरे कॉपस में, जो कि था 1.2 करोड़ फॉर एक्सपेंसेस, 50,000 फॉर होम लोन, एंड ये जो अभी हमारा जो फ्यूचर इवेंट्स के लिए, फ्यूचर गोल्स के लिए 9 लाख रुपीज़। तो अभी तक बन जाता है 1.79 करोड़। उसके बाद आते हैं फोर्थ इम्पॉर्टेंट पॉइंट, जो कि है कि अपने स्पाउस के लिए, अपनी वाइफ के लिए आप कितना रिटायरमेंट कॉर्पस रखना चाहते हैं। तो कंसिडर करते हैं कि राम 50 लाख रुपए रखना चाहता है, नॉट हज़ार, रखना चाहता है अपनी वाइफ के रिटायरमेंट फंड के लिए। तो वो 50,000 हम डायरेक्टली इसमें ऐड करेंगे। तो 1.79 करोड़ पे 50,000 और ऐड हो जाएगा, विच विल कम टू अराउंड 2.29 करोड़। तो ये जो 4 पॉइंट्स हम लोग कंसिडर किए हैं, दिस इज़ नॉट एन एग्जैक्ट साइंस कि हम लोग एक फ्यूचर को एस्टिमेट कर रहे हैं हमारे एजम्पशंस के बेसिस पे। तो इसमें हमेशा कंजर्वेटिव होना चाहिए। हमेशा अगर अगर आपके मंथली एक्सपेंस से 20,000 भी हैं तो आप 30,000 कंसिडर कीजिए। अगर 40,000 है तो 50,000 कंसिडर कीजिए, क्योंकि हर साल महंगाई बढ़ रही है। हर साल कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट लाइफ इवेंट्स होंगे। हर साल एजुकेशन और हेल्थ केयर की कॉस्ट बढ़ रहे हैं। तो हमेशा आप कंजर्वेटिव ही रखिए। जितने भी हैं, जितने भी कॉस्ट हैं आपके, उससे थोड़ा ज़्यादा ही रखिए उन चीज़ों को। और दूसरा इम्पॉर्टेंट
पॉइंट जो स्टार्टिंग में हम लोग डिस्कस कर रहे थे वो था कि आपका क्या एज है और आपके क्या इन्वेस्टमेंट्स हैं। तो अगर आपका एज, आप सिंगल हैं, आप 20 साल के हैं, तो ऑब्वियसली आपका डिपेंडेंस नहीं है, आपका रिक्वायरमेंट फॉर जो कॉर्पस चाहिए वो कम हो जाएगा। या फिर आप अगर 50 साल के हैं, आपने इन्वेस्टमेंट कर रखा है, एस आई अपना एक म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो कर रखा है, सपोज 30 लाख का आपने पोर्टफोलियो बना रखा है, तो वो हमेशा इजीली एक्सेसिबल है आपके फैमिली के लिए। तो वो 30 लाख डायरेक्टली आपके जो पूरे कॉर्पस है उसमें से आप रिमूव कर सकते हैं। तो एज को लेके, आपके इन्वेस्टमेंट्स को लेके भी आप इस पे चेंजेस कर सकते हैं। और एक और चीज़ जो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है कि आप इसको हमेशा के लिए कांस्टेंट नहीं रख सकते। आप हर 5 साल में, 10 साल में इसको रीइवैल्यूएट कीजिए, वापस से इन चीज़ों को कंसीडर कीजिए। आपके एक्सपेंसेस बढ़े हैं क्या? आपके डिपेंडेंट्स बढ़े हैं क्या? तो उसके बेसिस में आपको हमेशा इस पे टॉप अप ही करना पड़ेगा कि आपके रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से जो भी आपने टर्म प्लान बनाया है उसे बढ़ाना पड़ेगा हर साल। या फिर आप जब भी 5 साल, 10 साल में वापस से रिलुक कर रहे हैं इसको, तो कितना अमाउंट आपको और बढ़ाना है ताकि आपके डिपेंडेंट्स इजीली, कंफर्टेबली अपने लाइफ जी पाएँ आपके जाने के बाद। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप लाइक पे सब्सक्राइब करना ना भूलें। और वी विल आगे एक शॉर्ट्स भी वीडियो करेंगे जिसमें हम हेल्थ इंश्योरेंस प्लान्स के बारे में डिस्कस करेंगे। टिल देन, टेक केयर, बाय बाय।